नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। वैश्विक भू राजनीति और अंतरराष्ट्रीय अखाड़े से इस वक्त एक ऐसी सनसनीखेज, रोंगटे खड़े कर देने वाली और पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली महाखबर सामने आ रही है, जिसने एक तरफ तो दो महाशक्ति कहलाने वाले अमेरिका और इजराइल के सैन्य घमंड को आसमान पर पहुंचा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम एशिया के सुलगते हुए बारूदी ढेर पर एक ऐसा घातक खेल शुरू कर दिया है जो अब सीधे तौर पर अमेरिका बनाम ईरान चीन के विनाशकारी महायुद्ध का रूप लेता नजर आ रहा है। इस पूरी खबर का सबसे बड़ा निचोड़ ये है कि जहां एक तरफ ईरान युद्ध के मैदान में अमेरिका और इजराइल की वायुसेना के 5वीं पीढ़ी के सबसे एडवांस F-35 लाइटिंग और F-22 रैपिड स्टील्थ फाइटर जेट्स ने चीन की उस महाप्रोपेगेंडा और घमंड को पूरी तरह पैरों तले रौंद दिया है, जो वहां अपने एंटी स्टेल्थ रडार को लेकर पूरी दुनिया में पाले बैठा था। तो वहीं दूसरी तरफ इस अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ ईरान के नए और आक्रामक सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई ने व्हाइट हाउस को वो सीधी ललकार दी है, जिसने वॉशिंगटन के रणनीतिकारों के पसीने छुड़ा दिए हैं। इतना ही नहीं, कूटनीति के मोर्चे पर खुद अमेरिकी धरती यानी न्यूयॉर्क के मेयर पद के दावेदार ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध अपराधी घोषित कर उनकी गिरफ्तारी का जाल बिछा दिया है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि जॉर्डन में ईरान के एक बेहद सटीक और खूनी मिसाइल व ड्रोन हमले ने सीधे तौर पर अमेरिकी सेना की डिफेंस सिस्टम को धात बताते हुए अमेरिकी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है और एक लापता है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों से अमेरिका के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिसमें महाशक्ति का अजय होने का भ्रम अब पूरी तरह टूटकर बिखरता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल इस पूरे महाकवरेज की सबसे मुख्य संघर्षशील शुरुआत होती है ईरान और इजराइल के बीच चल रहे उस सीधे और भयावह युद्ध से, जिसने पिछले कई हफ्तों से पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी और वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह करने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस भीषण जंग में केवल दो देश या दो विचारधाराएं आपस में नहीं टकरा रही, बल्कि पर्दे के पीछे से दुनिया की महाशक्तियों के सबसे एडवांस हथियार, उनकी खुफिया तकनीक और उनके रक्षा दावे भी एक दूसरे की औकात नाप रही हैं। चीन, जो खुद को एशिया का नया सर्वसार और दुनिया का अगला सैन्य चौधरी समझता है और लंबे समय से ये ढिंढोरा पीट रहा है कि उसके द्वारा विकसित किए गए एंटी स्टील्थ रडार अमेरिकी वायुसेना के सबसे अदृश्य जहाजों को भी आसमान में ढूंढकर खाक करने की अचूक क्षमता रखते हैं। उसका यह भव्य गुरूर और खोखला दावा ईरान की सरजमी पर पूरी तरह से तार-तार हो चुका है। अमेरिकी और इजरायली वायुसेना की 5वीं पीढ़ी के जवाज F-35 स्टील्थ विमानों ने ईरान के पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क को इस कदर पंगु बनाया और धता साबित किया कि चीन के बड़े बड़े रडार स्क्रीन सिर्फ सफेद हाथी बनकर तमाशा देखते रह गए और ईरान के सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी के साथ तबाही मचाई। बीजिंग में बैठे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हुक्मरानों और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रणनीतिकार, जो वर्तमान समय में एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक के गरीब व विकासशील देशों को अपने हथियारों की चमक दिखाकर अरबों डॉलर की कमाई कर रहे थे, उनके लिए ईरान के आई ये खबर इससे कूटनीतिक करारे तमाचे की तरह लगती है। रक्षा क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब चीनी हथियारों की घटिया क्वालिटी और उनकी खराब मैन्युफैक्चरिंग और उनके बड़े बड़े तकनीकी दावों की पोल इस तरह सरेआम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुली हो। दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार की सैन्य जुंटा सरकार के लेकर अफ्रीका के कई गृह युद्ध झेल रहे देशों तक चीन के महंगे सैन्य साजो सामान और मिसाइल डिफेंस प्रणाली ने हमेशा ऐन वक्त पर दागा दिया है, जिससे इन देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब ईरान में जो कुछ भी हुआ उसने चीन के उस भव्य और भारी भरकम प्रोपेगेंडा को पूरी तरह जबरदस्त कर दिया, जिसके तहत चीन खुद को अमेरिका की स्टील्थ तकनीक का एकमात्र काट या तोड़ रखने वाला देश बताता था। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर इतिहास और हालिया सैन्य इतिहास के पन्नों को पलटे तो आपको याद होगा कि कुछ समय पहले पाकिस्तान की सीमा पर हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन ने बनाए हुए एयर डिफेंस और रडार सिस्टम भारतीय वायुसेना और अन्य मोर्चों पर पूरी तरह फेल और नाकाम साबित हुए, जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में शर्मिंदा किया। ये वही शर्मनाक इतिहास ईरान के आसमान से भी दोहराया गया, जहां बीजिंग ने बड़े चाव और ऊंचे दामों पर अमेरिका से सीधे तौर पर निपटने के लिए अपना
सो कॉल्ड अत्याधुनिक एंटी स्टिल्थ रडार नेटवर्क ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को सप्लाई किया था। लेकिन जब हकीकत की कसौटी पर यानी असली युद्ध के मैदान में इस चीनी तकनीक को परखने की बारी आई तो अमेरिका और इजराइल के 5वीं पीढ़ी के F-35 लाइटनिंग सेकंड F-22 रैप्टर स्टिल्थ विमानों ने इस पूरे रडार नेटवर्क की धज्जियां उड़ा दी। इन विमानों ने बिना भनक लगे ईरान के संवेदनशील इलाकों में घुसकर ऐसी भीषण बमबारी की कि चीन की रक्षा शाख की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जमकर किरकिरी हो रही है। चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA अक्सर अपनी सरकारी टेलीविजन और सोशल मीडिया हैंडल्स पर ऐसे हाई डेफिनेशन वीडियोस वायरल करती रहती है जिसमें वो अपने विशालकाय रडार एंटीना को घुमाते हुए दिखाते हैं ताकि दुनिया भर के देशों में अपनी सैन्य धौंस जमा सके और अमेरिकी सहयोगियों को डरा सके। चीनी प्रोपेगेंडा मशीनरी हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती रही है कि उनके पास क्वांटम रडार और पैसिफिक कोहेरेंट लोकेशन जैसी ऐसी गुप्त तकनीकी हैं जो अमेरिकी F-35 जैसे अदृश्य फाइटर जेट्स को भी आसानी से लॉक करके मार गिरा सकती है। लेकिन पश्चिम और स्वतंत्र राष्ट्र रक्षा विशेषज्ञों का इस पर साफ और दो टूक कहना है कि चीन के ये एंटी स्टिल्थ रडार सिर्फ शांति काल में या कंप्यूटर सिमुलेशन में नहीं शेर बन सकते हैं, क्योंकि जब असली युद्ध का बारी आएगी तो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, दुश्मन लगातार इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर रहा होता है, तब इन रडार को मेंटेन करना, इन्हें आपस में इंटीग्रेट करना और सही समय पर दुश्मन को ट्रैक करना चीन के बस की बात तो नहीं है। इस चीनी सैन्य नाकामी की पूरी कहानी और उसकी आंतरिक कमजोरी की तस्दीक खुद एशिया टाइम्स की एक हालिया और बेहद खोजी रिपोर्टर ने की है, जिसमें एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार खुद चीन के अपने आधिकारिक सैन्य संस्थान यानी चाइना एयरफोर्स स्टडीज इंस्टीट्यूट ने पिछले महीने जारी अपनी एक गोपनीय समीक्षा रिपोर्ट में ये बात दबी जाने के लिए कबूल की थी कि चीन के वैज्ञानिकों और सैन्य कमांडरों को आज ये समझने में बहुत भारी तकनीकी दिक्कतों और बाधाओं का सामना पड़ रहा है जिसकी अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट्स असल में युद्ध के दौरान किसी फ्रीक्वेंसी और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन पर काम करते हैं। ऐसे में जब आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन की मुख्य तकनीक का बुनियादी ककरार पता हो तो और स्पष्ट नहीं हो तो आप दुनिया के सामने उसे चुटकियों में मात देने का खोखला दावा कैसे कर सकते हैं। यही वजह है कि आज ईरान के मोर्चे पर चीनी रडार और खोखलापन पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। इस चीनी CASI की रिपोर्ट में एक और बेहद दिलचस्प और आंख खोलने वाला ऐतिहासिक वाक्य सामने आया है जो कि चीन की इस गलतफहमी की जड़ को बयां करता है। दरअसल साल 1999 में जब कोसोवो युद्ध के दौरान सर्बिया की सेना ने रूस के पुराने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से अमेरिका के एक पुराने और पहली पीढ़ी के F-117 नैकहॉइट स्टिल्थ विमान को एक तुक्के और खुशकिस्मती से मार गिराया था तो चीन का लो फ्रीक्वेंसी रडार तकनीक और अंधा और आंतरिक विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया था। चीन को लगा था कि वो इसी रास्ते पर चलकर अमेरिका को पछाड़ देगा। इसके बाद चीन ने बिना सोचे समझे लेपर्ड सेंसर्स, इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम और नेटवर्क को अपने खुद की भारी भरकम स्वदेशी स्टाइल स्पीस जेट्स में J-20 और J-35 पर आने वाले समय में प्रस्तावित S-20 रणनीतिक बॉम्बर्स में पानी की तरह अरबों डॉलर बहाना शुरू कर दिया, ये सोचे बिना कि तकनीक हर सेकंड बदल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक भूल ये रही कि उसने स्टील्थ यानी रडार की नजरों से पूरी तरह बच निकलने की उस अत्यधिक जटिल तकनीक को हमेशा के लिए एक विरुद्ध हार्डवेयर की समस्या मान लिया। यानी उसे लगा कि केवल एक बेहतर रडार एंटीना या मेटल बॉडी बना लेना से खत्म हो जाएगा खेल। चीन ने कभी भी अमेरिका की व्यापक मशीन प्लानिंग, उसके खतरनाक और अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स, विमानों के भीतर चलने वाले अत्याधुनिक गोपनीय सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम, अमेरिकी पायलटों की बेजोड़ और बेहद कठिन ट्रेनिंग और उनके वैश्विक रणनीतिक व्यवहार की संयुक्त ताकत को गहराई से समझा ही नहीं और हमेशा उसे कमतर आंकने की भूल करता रहा। नतीजा ये हुआ कि आज जब ईरान के आसमान में असली परीक्षा की घड़ी आई तो चीन का ये आधा अधूरा और किताबी ज्ञान उसके खुद के लिए सबसे भरोसेमंद सहयोगी ईरान के एयर डिफेंस के लिए पूरी तरह आत्मघाती और विनाशकारी साबित हुआ। अब एक रिपोर्ट में इस बात को और अधिक विस्तार देते हुए साफ कहा गया कि चीनी रडार भले ही ताइवान स्ट्रेट या दक्षिण चाइनीज सागर के शांत इलाकों के आसपास अमेरिकी टोही विमानों या सामान्य जहाजों की थोड़ी बहुत अर्ली वार्निंग यानी शुरुआती चेतावनी देता हो, लेकिन वो आज भी वास्तविक युद्ध की स्थिति में इतनी सटीक, पुख्ता और
और हथियार ग्रेड यानी वेपन ग्रेड ट्रैकिंग जानकारी देने में पूरी तरह से नाकाम है, जिससे इन हाइपर एडवांस स्टील्थ विमानों को किसी मिसाइलों से सीधे लॉक करके हवा में ही नेस्तनाबूद किया जा सकता है। एक और रिपोर्ट में खुद बीजिंग के सैन्य मुख्यालयों को एक बड़ी चेतावनी दी गई है कि इस खोखले और बिना परखे गए स्टील डिफेंस सिस्टम पर चीन का बहुत ज्यादा और अंधा भरोसा करना आने वाले समय में उसकी खुद के अस्तित्व के लिए बेहद खतरनाक, नुकसानदेह और आत्मघाती साबित हो सकता है। अमेरिका इस हवाई और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के मामले में चीन से न केवल एक बल्कि कई दशकें आगे निकल चुका है, क्योंकि वॉशिंगटन ने स्टील तकनीक को न सिर्फ अपने सैन्य विज्ञान और शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाया, बल्कि अपनी वास्तविक ट्रेनिंग को भी अत्यधिक कड़ा और आधुनिक युद्ध के दृश्यों से अनुकूल ढाल दिया। अमेरिका लगातार हिंद प्रशांत सागर में चीन को घेरने के लिए सबसे घातक और परमाणु सक्षम बॉम्बर सतह 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने अपनी तकनीक के पिट जाने के बाद चीन अब वैश्विक बाजार में अपनी बची कुची शाख और हथियारों के कारोबार को बचाने के लिए पूरी तरह बेताब नजर आ रहा है। यही कारण है कि अब अपने पुराने 3rd जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम को हटाकर जल्दबाजी में 4th जनरेशन सिस्टम लगाने में जुटा, ताकि किसी भी तरह इन अमेरिकी स्टील जहाज़ों का पता लगाया जा सके। लेकिन ईरान की नाकामी ने यह साबित कर दिया कि चीन की ये तमाम कोशिशें फिलहाल पूरी तरह से बेअसर और बेमानी माने जा रही हैं। इस नए अपग्रेड के तहत चीन के पैसिव सेंसर से लैस ऐसी अत्यधिक मोबाइल रडार सिस्टम का निर्माण करना, जिन्हें बहुत तेजी से एक साथ एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैक करें या फिर सैन्य वाहनों के जरिए ले जाया जा सके, ताकि अपनी खुद के रेडियो पोजीशंस और लोकेशन दुश्मनों को बताए बिना आने वाले टारगेट को चुपके से पकड़ा जा सके। लेकिन वैश्विक रक्षा इतिहास इस बात का गवाह है कि वेनेजुएला के संकट के दौरान भी चीन के बनाए हुए बहुप्रतिशत रडार अमेरिकी वायुसेना के गुप्त विमानों के हमले और उनकी घुसपैठ को भांपने में पूरी तरह नाकामयाब रहे। इसके बाद अमेरिकी विशेषज्ञ बलों ने यहाँ घुसकर बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। हालात यहाँ तक खराब हो गई कि म्यांमार की सेना भी चीन और पाकिस्तान के संयुक्त सहयोग से बने JF-17 थंडर फाइटर जेट्स की घटिया मैन्युफैक्चरिंग, इंजन में आने वाली खराबी और बेकार एविएशन के कारण आज खून के आंसू रो रही है और उन्हें ग्राउंड करने की पर मजबूर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी वैश्विक भू राजनीतिक जंग की कहानी सिर्फ चीनी रडार के फेल होने या फिर उसकी तकनीकी नाकामी तक सीमित नहीं, बल्कि असली बारूद और नफरत की आग तो उस वक्त लगी कि ईरान के भीतर झुलक रही है, जहां अमेरिका के खिलाफ प्रतिशोध की ज्वाला भड़क चुकी है। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सैन्य और कूटनीतिक तनाव इस वक्त अपने इतिहास के सबसे चरम और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इसी भयंकर तनाव के बीच ईरान के नए कट्टर और बेहद शक्तिशाली सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई ने तेहरान से एक ऐसा लिखित बयान जारी किया है जिसने वॉशिंगटन के पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक के गलियारों में खलबली और हड़कंप मचा दिया। खामनई ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर प्रहार करते हुए अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने एक नंबर का धोखेबाज, बेतुका, अविश्वसनीय और बेहद दुष्ट मुल्क करार दिया, जिसकी नीयत सिर्फ तबाही मचाना है। तेहरान के सर्वोच्च कमांडर के दफ्तर में जारी इस बेहद कड़क और कड़े लहजे में बताई गई इस लिखित बयान ने ईरान के सुप्रीम लीडर ने बहुत ही साफ और दोटू शब्दों में दुनिया को बता दिया कि अतीत में ईरान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ हुए विभिन्न समझौते और संधियों का जिस तरह से अमेरिका द्वारा बार बार सरेआम और बेशर्मी से उल्लंघन किया गया, उससे ये पूरी तरह से प्रमाणित हो चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी भी कागज पर किए गए हस्ताक्षर का कोई कानूनी या फिर नैतिक कीमत नहीं है और वो पूरी तरह से बेकार, शून्य और अमान्य है। ईरान के राष्ट्रपति या राष्ट्रीय प्रशासक IRIB द्वारा प्रमुखता से प्रसारित किए गए इस आधिकारिक बयान ने अमेरिका को यह साफ संदेश दे दिया है कि ईरान अब अमेरिका की किसी भी सैन्य गुड़ की, प्रतिबंधों की धमकी या किसी भी कूटनीतिक झांसे में आने वाला नहीं है और वो देश की संप्रभुता के लिए अमेरिका के खिलाफ आर पार की खून लड़ाई के लिए पूरी तरह मानसिक रूप से तैयार हो चुका है। मुस्तफा खामनई ने अपने इस बयान में अमेरिका के साम्राज्यवादी रवैये पर तीखा प्रहार करते हुए आगे कहा कि अमेरिका एक बार फिर मध्य पूर्व और पूरी दुनिया के सामने अपना असली, क्रूर और घिनौना चेहरा खुद ही बेनकाब कर रहा है, जिससे उसकी ऐतिहासिक धोखेबाजी, उसका बेतुकापन, उसकी अविश्वसनीयता और उसकी अंदरूनी दुष्टता पूरी तरह से जाहिर हो गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर का यह भयंकर गुस्सा और तीखा बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिकी वायुसेना और उसके सहयोगी पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से ईरान के भीतर और
इराक, सीरिया में मौजूदा उसके समर्थक सशस्त्र ठिकानों पर लगातार विनाशकारी हवाई हमले कर रही हैं। ईरान भी इस अमेरिकी आक्रामकता के सामने चुप बैठने या सरेंडर करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उसने भी पलटवार करते हुए पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैले अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स की भारी बारिश शुरू कर दी है। अपने इस अत्यधिक आक्रामक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बयान में खामेनेई ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि महान ईरानी राष्ट्र के पास अमेरिका के साम्राज्यवादी अहंकार और घमंड को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए कभी ना भूलने वाले सबक और सैन्य रणनीतियां मौजूद हैं। उन्होंने विशेष रूप से इस दक्षिणी ईरान के जाबाज लड़ाकों और सैनिकों की जमकर तारीफ की कि जिन्होंने हाल ही में दिनों में अमेरिका की गोलीबारी के बीच जिस अदम्य हिम्मत, बहादुरी और फौलादी संकल्प का प्रदर्शन किया, उसने अमेरिकी कमांडरों के हौसले पस्त कर दिए। खामेनेई ने पूरे ईरानी समाज, रणनीतिक दलों और सरकार के तमाम अंगों से ये पुरजोर अपील की है कि इस नाजुक और युद्ध जैसे संकट के समय वो आपसी एकजुटता, भाईचारा और अपनी राष्ट्रीय मकसद की एकता को हर कीमत पर बनाए रखें और किसी भी तरह से अंदरूनी मतभेद, विभाजन या राजनीतिक विवादों से पूरी तरह दूर रहें, क्योंकि गृह युद्ध या अंदरूनी फूट इस वक्त ऐसे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है। ईरान के इस बेहद सख्त, अड़िग और अमेरिकी विरोधी तेवर का असर अब केवल बयानों या कांसों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीनी स्तर पर युद्ध के मैदान में भी इसका एक ऐसा खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है जिसने अमेरिका को एक ऐसा गहरा जख्म दे दिया जिसे वॉशिंगटन प्रशासन लंबे समय तक नहीं भूल पाएगा। पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में पिछले 4 महीनों से भी ज्यादा समय से जारी ये भीषण और खूनी संघर्ष अब दिन प्रतिदिन अपने सबसे भयावह और विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुका है। इस बीच जॉर्डन की सीमा पर स्थित एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान समर्थित ताकतों ने रात के अंधेरे में बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन्स के एक विशाल झुंड पर ऐसा भीषण और सटीक हमला किया जिसने अमेरिकी सेना के पैट्रियट और अन्य एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से भेद कर रख दिया और पूरे अमेरिकी कैंप के भीतर कोहराम और चीखकार मचा दी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय के पेंटागन और अमेरिकी सेंट्रल कमांडर यानी सेंट्रिकॉम के भारी मन और बेहद निराशा के साथ शनिवार को एक आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की कि इस बेहद दुखद और चौंकाने वाली बात की पुष्टि करनी पड़ी कि जॉर्डन में हुए इस ईरानी मिसाइल और सुसाइड ड्रोन हमले के 2 अमेरिकी सैनिक मौके पर ही मलबे में तब्दील हो गए, जबकि एक अमेरिकी सैनिक इस हमले के बाद से ही कैंप से लापता है, जिसकी तलाश में अमेरिकी विशेष बल और ड्रोन बड़े पैमाने पर रेगिस्तानी इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस युद्ध में ये सब तक का सबसे बड़ा और सीधा सटीक झटका माना जा रहा है, क्योंकि ईरान समर्थित गुटों ने सीधे तौर पर अमेरिकी वर्दी पहने सैनिकों के खून से होली खेली है, जिससे अमेरिकी जनता के भीतर भी बाइडेन और ट्रंप प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भड़क चुका है कि उनके सैनिकों को इस दलदल में क्यों झोंका जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि पेंटागन द्वारा जारी विस्तृत टाइमलाइन और सैन्य बयानों के मुताबिक ये भीषण और विनाशकारी घटना 17 जुलाई की बताई जा रही है, जब जॉर्डन की सीमा पर तैनात अमेरिकी और उनके सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय सेना अचानक आसमान से ईरान की उस और से दागी गई मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और घातक ड्रोनों के एक बड़े हमले का मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ईरान की यह सैन्य रणनीति इतनी आक्रामक, सोच समझी और संगंध थी कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ आए, इतने सारे टारगेट को ट्रैक करके भ्रमित हो गए और कुछ सुसाइड ड्रोन्स अमेरिकी जवानों के मुख्य बैरक और कमांडर सेंटर पर सीधे जा गिरे। इस जबरदस्त धमाके के कारण पूरा इलाका आग के शोलों, मलबे के और काले धुएं के मलबे में तब्दील हो गया। 2 जवानों ने अपनी जान भी गंवा दी, जो कि अमेरिका के थे। इस घातक और अप्रत्याशित हवाई हमले ने न सिर्फ 2 अमेरिकी सैनिकों की दर्दनाक मौत होती है, बल्कि 4 अन्य अमेरिकी सैनिक भी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके शरीर पर छर्रे व छलने के निशान पाए गए। इसके बाद उन्हें तुरंत सैन्य हेलीकॉप्टर के जरिए जॉर्डन के सबसे आधुनिक और सुरक्षित स्थानीय अस्पतालों में आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया। रात की बात अमेरिकी कमांडरों के लिए बस इतनी रही कि इन 4 घायलों सैनिकों को गहन इलाज और सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि कुछ अन्य सैनिकों के लिए शॉक वेव और मामूली चोटों का इलाज युद्ध क्षेत्र में ही मौके पर बने मेडिकल कैंप में किया गया। वापसी में अपनी ड्यूटी पर लौट आए।
लेकिन इस हमले ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका के इस भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया कि उसके सैन्य ठिकानों पर कोई परिंदा भी नहीं पर मार सकता। एक तरफ जहां खाड़ी के मुल्कों यानी जॉर्डन की सीमाओं और ईरान के आसमान में मिसाइलें, बम और बारूद बरस रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी अमेरिका और उसके सबसे लाडले व चहीते सहयोगी देश इजरायल के खिलाफ एक बिल्कुल नया और बेहद अप्रत्याशित मोर्चा खुला है। और सबसे मजे की बात यह है कि मोर्चा किसी दुश्मन देश में नहीं बल्कि खुद अमेरिका के दिल में और दुनिया की राजधानी कहे जाने वाले न्यूयॉर्क शहर की धरती पर खुला है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना हाई लेवल बैठक में शामिल होने और दुनिया के सामने इजरायल का पक्ष रखने के लिए न्यूयॉर्क के दौरे पर जाने वाले हैं। लेकिन उनके विमान की वहां लैंड होने से पहले ही न्यूयॉर्क की स्थानीय राजनीति में उनके खिलाफ गिरफ्तारी का एक बहुत बड़ा कानून की कूटनीतिक और राजनीतिक जाल पूरी तरह से बिछा दिया गया, जिसने इजरायली सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद पर बेहद लोकप्रिय और वामपंथी झुकाव वाले अमेरिका या उम्मीदवार जोरान ममदानी ने एक ऐसा सनसनीखेज और विस्फोटक बयान दिया है जिसने इजरायल और अमेरिका के बीच पारंपरिक और अटूट रिश्ते में भी एक बहुत बड़ी कड़वाहट और तल्खी पैदा कर दी है। ममदानी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कैमरों के सामने खुलेआम और बिना किसी हिचकिचाहट के बयान दिया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा और लेबनान में हजारों निर्दोष नागरिकों की मौत के जिम्मेदार हैं। वो एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी यानी वॉर क्रिमिनल है। ममदानी ने आगे कहा कि वो न्यूयॉर्क की धरती पर कदम रखते ही नेतन्याहू को सलाखों के पीछे भेजने के लिए शहर के सबसे बड़े कानूनी सलाहकारों और मानवाधिकार वकीलों से लगातार बंद कमरों में मैराथन बैठक कर रहे हैं ताकि उनकी गिरफ्तारी के विकल्प में और असली जमा पहनाया जा सके। दौरान ममदानी ने न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए न्यूयॉर्क की जनता को याद दिलाया कि उन्होंने अपने मेयर पद के चुनाव प्रचार के दौरान वहां के मतदाताओं और फिलिस्तीनी समर्थकों प्रदर्शनकारियों से यह आधिकारिक वादा किया था कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो वो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनके द्वारा किए गए कथित युद्ध अपराधों और नरसंहार के लिए न्यूयॉर्क की पुलिस के जरिए गिरफ्तार करवाएंगे। हालांकि उन्होंने कानूनी पेचीदारियों को स्वीकार करते हुए मीडिया के सामने ये माना कि उन्हें संवैधानिक रूप से पूरी तरह से पक्का नहीं पता कि अमेरिका एक शहर के मेयर के पास किसी संप्रभु या विदेशी देश के मौजूदा प्रधानमंत्री और राष्ट्र अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की कानूनी या राजनीतिक शक्ति यानी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है या फिर नहीं। लेकिन वो इसके बावजूद इसके कानूनी रास्ते और कमियां तलाशने में पूरी तरह जुटे हैं। ममदानी ने इस बेहद आक्रामक, बेबाक और लीक से हटकर दिए गए बयान में इजरायल के प्रधान मंत्रालय की तरफ से तेल अवीव के सुरक्षा गलियारों में भारी खलबली और गुस्सा पैदा हो चुका है। ममदानी ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय की परवाह न करते हुए दो टूक लहजे में साफ कह दिया कि न्यूयॉर्क शहर का स्थानीय कानून और चार्टर मुझे एक मेयर या जनप्रतिनिधि के तौर पर जो भी करने की न्यूनतम इजाजत भी देगा। हम इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ उस हद तक जाकर वो सब कुछ करेंगे कि इसी वजह से हमारी टीम शहर के टॉप कानूनी सलाहकारों में बहुत ही गंभीर मशवरा कर रही है। इस बयान के बाद न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ाई गई हैं क्योंकि नेतन्याहू के दौरे के समय वहां बहुत बड़े पैमाने पर दंगे या हिंसक प्रदर्शन होने की आशंका पैदा हो गई है और इजरायल ने यह भी इस पर बहुत तीखी पलटवार करते हुए की प्रतिक्रिया दी है। ममदानी ने इस दुस्साहस भरे बयान पर इजरायल की सरकार ने बिना कोई वक्त गवाए तुरंत बेहद सख्त और अपमानजनक लहजे में पलटवार किया। यूएन में इजरायल के बेहद आक्रामक और परमानेंट एम्बेसडर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद तलख और तीखी पोस्ट साझा की है जिसने इस विवाद की आग में घी डाल दिया है। डेनन ने न्यूयॉर्क के मेयर पद को दावेदार लड़ते हुए लिखा कि जोरान ममदानी को एक नेता के तौर पर अपनी वास्तविक जिम्मेदारियों पर ध्यान देना और अपने खुद के शहर न्यूयॉर्क के दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही भयानक यहूदी विरोधी भावना यानी एंटी सेमिटिज्म और हिंसक अपराधों का डट कर सामना करने के बजाय इजरायल और उसके प्रधानमंत्री पर कीचड़ उछालने की सस्ती और गंदी सुर्खियां तोड़ने का रास्ता चुनना ज्यादा पसंद आ रहा है। इजरायल राजदूत ने यहीं पर शांत नहीं हुए। उन्होंने ममदानी की औकात बताते हुए उन्हें खुली चेतावनी दे दी है कि अगर आगे लिखा कि इस तरह के खोखले, बचकाने और राजनीतिक रूप से प्रेरित बयानों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और जमीनी हकीकत में रत्ती भर भी कुछ बदलने वाला नहीं है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने पूर्व निर्धारित कूटनीतिक कार्यक्रम के मुताबिक पूरे लश्कर के साथ न्यूयॉर्क आएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की धरती पर बेहद गर्व और सम्मान के साथ संयुक्त
राष्ट्रीय महासभा के पोडियम पे दुनिया को संबोधित करेंगे और पूरी दुनिया के सामने इजराइल का परम सच और आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई का पक्ष मजबूत रखेंगे। अब डैरन ने तंज कसते हुए यहाँ कह दिया है कि अगर न्यूयॉर्क के कानून के तरह वास्तव में किसी को जेल में डाला जाना चाहिए या गिरफ्तार किया जाना चाहिए तो वो खुद आतंकवादियों के हितैषी जोहरन ममदानी है। आपको बता दें कि इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवाद की पृष्ठभूमि कुछ दिन पहले ही पृष्ठभूमि में तैयार हो गई थी, जब न्यूयॉर्क के एक बेहद लोकप्रिय और सिंडिकेट रेडियो टॉक शो में खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने वर्चुअली जुड़कर जोहरन ममदानी की नीतियों पर सीधा और तीखा हमला किया। नेतन्याहू ने ममदानी पर सीधे तौर पर आतंकवादी संगठन हमास और मध्य पूर्व के चरमपंथी का गुप्त रूप से समर्थन करने और उसकी अमेरिकी लोकतंत्र को अंदर से खोखला करने का बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाया। इजरायली पीएम ने रेडियो शो के होस्ट से बात करते हुए साफ साफ शब्दों में कहा था कि मुझे इस बात का पूरा भरोसा है और यकीन है कि ये वामपंथी नेता न केवल इजराइल के दुश्मन है बल्कि ये लोग अंदर ही अंदर और चुपके से खुद अपने देश की अमेरिकी संस्कृति और उसके वैश्विक प्रभाव से भी नफरत करते हैं और अमेरिकी हितों को मटियामेट करना चाहते हैं। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतने तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।